पॉइंटर में छवि का स्वागत है। घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पूर्वावलोकन। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूरी आपकी पूरी पॉलिटी में अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, चूँकि पूरे तो महत्वपूर्ण है नहीं और 1 से लेकर के 395 हमको पढ़ने भी नहीं है, तो जितने भी महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन सभी अनुच्छेदों को आज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अनुच्छेद से संबंधित 1 से 395 में जितने भी अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट हैं या जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी जो है आपको यहाँ बता दिए जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर कोई भी अनुच्छेद आपका पूछा नहीं जाएगा। तो इतने आप तैयार करिए, आपका अनुच्छेद वाला जो पूरा टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो फाइनली हम लोग देखेंगे अंतिम रूप से पारित, तो उसको हम एज ए मानते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान उसको कहते हैं और ये कहते हैं कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितना? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय की अगर बात किया जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में अनुसूचियां तो हो गई हैं भाई 12, लेकिन जो अनुच्छेद हैं वो हो गए हैं 460 प्लस के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता रहता है, तो ये कोई स्थिर वाला नहीं है और इसकी कोई करेक्ट वैल्यू भी नहीं है। तो इस समय 460 ही प्लस आप मान सकते हैं और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। लेकिन अगर नंबरिंग वाइज से देखा जाए तो नंबरिंग में 395 से ज़्यादा नहीं हुआ है कि 395 396 बन गया हो, 397वां अनुच्छेद बन गया हो, ऐसा नहीं बना है। ठीक है, जो नंबरिंग है वो 395 के अंदर में ही है। हम उसमें का, खा, गा, घा, अंगा जोड़ करके ये जो है ये हम लोग बनाते गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो वही हो जाएगी भाई 395। ठीक है, उतने ही। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का एक संघ होगा, तो ये आपका अनुच्छेद 1 में वर्णन है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। 3 में कहा गया है कि जो वर्तमान भारत के क्षेत्र में राज्य हैं उनकी सीमा, नाम आदि में परिवर्तन। और 4 में कहा गया है कि 2-3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, वो 368 के अंतर्गत जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे जो है साधारण विधि से ही पारित मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान है, तो नागरिकता के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है दिए गए हैं। और नागरिकता हम लोग जानते हैं कहाँ पर है, भाग 2 में दिए गए हैं 5 से 11 तक। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, तो मूल अधिकार 12 से 35 तक में दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। यूएसए से ये लिया गया है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज या कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? शैक्षिक संस्था हो या फिर कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण हो। ठीक है, तो इन सब के लिए कहाँ पर जो है संशोधन किया गया है भाई, कि संशोधन के द्वारा जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो ये आपका अनुच्छेद आपका 16 है। ठीक है, अनुच्छेद 16 यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो नौकरियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर, इसी के तहत जो है आपको चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो चाहे कमज़ोर वर्ग हो, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो अस्पृश्यता मतलब क्या होता है भाई? छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत का उन्मूलन कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। 15 धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी को समान अवसर मिलेंगे। और यहाँ पर अनुच्छेद 18 जो है वो सेवा और सेना संबंधी उपाधियाँ छोड़ करके सभी का उन्मूलन करता है।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के लिए जो पुनः निर्वाचन है वो है आपका अनुच्छेद 57। कितना है? अनुच्छेद 57, पुनः चुने जाने की योग्यता। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार। इस बारे में संविधान जो है मौन है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। जबकि हम लोग जानते हैं कि यूएसए में अधिकतम जो है 2 बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये आपको मिलता है अनुच्छेद 19 में, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भाई? तो वो है अनुच्छेद 19I। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) में काम है, ये दिया गया है आपको यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता। तो जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसी में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है भाई वो है अनुच्छेद 24। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 24। 23 है बालात श्रम, बेगारी, बधवा मजदूरी, मानव दुर्व्यापार, और 24 है बच्चों को खतरनाक कारखानों में रोक। ठीक है, 17 अस्पृश्यता का अंत, और 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्याख्या की गई है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये आपके अनुच्छेद 29 में की गई है। और 30 में है कि अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा के लिए जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है कर सकते हैं, ये जो है अनुच्छेद 30 में कहा गया है। 32 में हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का यहाँ पे अधिकार दिया गया है, 19-14 आपको पीछे बता ही दिया गया। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय किसके माध्यम से करता है? अनुच्छेद 32 के माध्यम से करता है। और कैसे करता है? रिट जारी करता है। कैसे? रिट जारी करता है। तो अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या करता है भाई कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है 36 से 51 तक में है, और ये भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है भाई? तो कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है वो आपको है अनुच्छेद 39 में। ठीक है, अनुच्छेद 39 में दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कुछ नीति निर्देशक तत्व, तो इसकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 39 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में इन तत्वों की व्याख्या की गई है जो कि राज्य द्वारा अनुसरणीय होंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है भाई? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसका निर्देश कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51A में, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो 51 का में, और भाग 4 का में जो है ये दिया गया है। ठीक है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कुल मिलाकर के वर्तमान में कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य 51A में चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित होती है भाई? ये होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है भाई? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 53 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है, क्योंकि 51 तक तो आपका नीति निर्देशक तत्व है, 51 लास्ट है, और 51 में है जो है वो है विदेश नीति। ठीक है, विदेश नीति है। और यहाँ 52 देखेंगे, ये कहता है कि क्या होगा? भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट हो गया, इसमें पावर हो गया, और इसमें इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग
किस आधार पर चलाया जाता है भाई, तो वो होता है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो इस आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग चला करके उसको हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है किया गया है, तो वो किया गया है भाई अनुच्छेद 63 में। कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति पद का, वो किया गया है अनुच्छेद 63 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 75 में। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 75 में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान में रखने हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वो करता है भाई अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के गठन के बारे में, क्योंकि 64 जो है भारत राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये बताया गया है। और 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और यहीं पर ही ये बताया गया है कि जो ये मंत्री परिषद होगी ये लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भाई? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी से जो है वो संबंधित है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी यहाँ पर अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अटॉर्नी, जिसे कि हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ये भारत का प्रथम जो है वो क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इसे कहते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, यानी कि 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वो आपका है अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि संसद के किन्हीं भी 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 6 माह के अंतर्गत एक जो है बैठक या अधिवेशन हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है भाई? लोकसभा को भंग कर सकता है तो वो है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये तो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसकी एक विवेकीय शक्ति भी है, इसके एक विवेकीय शक्ति है। और जब मंत्रिमंडल को जो है विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब जो है राष्ट्रपति अपने विवेक से जो है लोकसभा को भी भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। जब किसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, किसी मामले पर नहीं, केवल और केवल जो है साधारण विधेयक पर ही जो है आपकी संयुक्त बैठक हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों मामलों पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। तो ये भी आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो 108 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। और जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बुलाता है भाई राष्ट्रपति, और अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके IAS में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष, यानी कि संचित कोष, उसे संचित निधि बोलते हैं, इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है भाई? तो जो संचित कोष है, संचित कोष से संबंधित है
संचित कोष से कौन सा संबंधित है? तो संचित कोष यहाँ पर इनमें से आई थिंक इनमें से कोई नहीं है। अगर वैसे नॉर्मली संचित कोष देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 कितना सिंपल है। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है यहाँ पर अध्यादेश जारी करता है। जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो या फिर सत्र में है भी, तभी अगर तत्काल जो है ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग तो वो लगाया जाता है भाई अनुच्छेद 124 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 124 में ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में दिया गया है। उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे होंगे और कैसे हटाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी 1 to 4 में ही बताया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है भाई? तो वो अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है। तो आपको जो है यहाँ पर याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 137 में दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने पूर्व में दिया गया कोई फैसला हो, ठीक है, उसका ये पुनः रिव्यू कर सकती है कि उसको बदल सकती है, ठीक है, कि पहले को 2 फर्क आता है, अब उसको चेंज कर देगा कि भाई नहीं ये बातें गलत थी या सही थी या गलत है, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होंगी? सभी न्यायालयों पर क्या होंगी? लागू होंगी। तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 141 पर। अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा या जो भी विनिश्चय किया जाएगा या जो भी कुछ बातें तय की जाएंगी वो भारत के भीतर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों पर ये लागू होगा। तो ये अनुच्छेद 141 में कहा गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है भैया, तो किस आधार पर जो है किया गया है? इसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन अगर दोनों की बात किया जाए भाई तो दोनों आधारित हैं अनुच्छेद 13 पर, ठीक है। अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसी कोई विधि, ठीक है, तो उस विधि की जो है संवैधानिकता को चेक करने के लिए इन दोनों के पास पावर आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर 32 के तहत मिलती है, हाई कोर्ट को ये पावर जो है 226 के तहत मिलती है। लेकिन जो आधार है वो है अनुच्छेद 13, ठीक है, वो है अनुच्छेद 13 कि ऐसी कोई विधि जो कि मौलिक अधिकारों का क्या करता है? न्यून करता है, मौलिक अधिकारों को विनाश करता है, तो उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, या यूं कहें कि वो उस मात्रा तक क्या होगी या उस सीमा तक क्या होगी? वो शून्य होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका बेस है अनुच्छेद 13 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट यहाँ पर रिट जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इन सब का जो है प्रावधान वो आपके अनुच्छेद 233 में किए गए हैं। 233 में जो है इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो वो है आपका अनुच्छेद 245, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 245, ठीक है। चलिए,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अब हमको यहाँ पर समझना होगा कि ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, चलो अवशिष्ट शक्तियां ये क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 में हम लोग जानते हैं वहाँ पर शक्तियों का विभाजन दिया गया है। वहाँ पर जो है एक संघ सूची दी गई है, एक राज्य सूची दी गई है और एक समवर्ती सूची दी गई है। तो संघ सूची पर भाई कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा। राज्य पर कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची पर यहाँ पर दोनों बना सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ विषय रखे गए हैं। ठीक है, कि इसमें इतने विषय हैं, इसमें इतने विषय हैं, इसमें इतने विषय हैं। अब मान लो कि इन तीनों में जो विषय रखे हैं, कोई ऐसा मामला आ गया जो कि इन तीनों में नहीं है, तो अब इस मामले पर भाई कानून कौन बनाएगा। ठीक है, तो इस मामले पर कानून केंद्र बनाएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, कि अगर इन तीनों सूचियों में से कोई इतर ऐसा मामला आ गया, ठीक है, तो उस पर कानून को बनाने का अधिकार केंद्र को है और इसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। और ये शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 248 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है, तो ये बना सकता है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। तो अगर अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों द्वारा, ठीक है, एक या एक से अधिक राज्य अगर प्रार्थना करते हैं कि भाई उनके लिए संसद कानून बना दे, तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद भी उनके लिए कानून जो है वो बना देती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो भाई वो है आपका अनुच्छेद 249। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अगर राज्यसभा ऐसा प्रावधान पारित कर दे, ऐसा प्रावधान पारित कर दे कि भाई ये जो मामला है ये राज्य सूची का है, लेकिन इस पर जो है अब संसद जो है कानून बना सकती है, तो उस मामले पर जो है संसद कानून बना देगी। और ऐसा जो कानून बनेगा उसकी वैधता जो होगी भाई वो 1 साल की होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, तो राज्यसभा कोई विषय जो राज्य सूची का है, यानी उस पर अधिकार राज्य का है कि कानून बनाए, लेकिन राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि चलो भाई संसद इस पर कानून बना सकती है, तो राज्यसभा ने ये ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया, तो अब संसद को उस पर कानून बनाने की शक्ति मिल गई। तो संसद ने वो कानून बना दिया, लेकिन वो कानून केवल 1 साल चलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति जो है प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की जो शक्ति प्राप्त है भाई वो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो प्रशासनिक संबंध जो है भाई वो आपके 56 से 63 तक हैं। ठीक है, 256 से 263 तक दो संबंध मिलते हैं आपको यहाँ पे, विधायी और प्रशासनिक। ठीक है, विधायी और प्रशासनिक। तो प्रशासनिक संबंध जो है वो 256 से 263 तक में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो निर्देश देती है भाई वो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग, बहुत ही फेमस जो है ये अनुच्छेद है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है और इसका काम क्या होता है भाई कि राष्ट्रपति को सुझाव देना। ठीक है, क्या करना, राष्ट्रपति को सुझाव देना वित्तीय संबंधी मामलों पर, केंद्र राज्य के मध्य जो है कर के बंटवारे को लेकर के, इन सभी मामलों पर जो है वो सलाह देता है।
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया। तो यह बताया गया अनुच्छेद 300 कहाँ में, ठीक है। पहले ये कहाँ पर था? पहले ये था भाई मौलिक अधिकार, ठीक है। पहले ये था मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे यहाँ से हटा करके ला दिया गया 300 का में, और ये अब क्या हो गया? ये हो गया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत यानी कि सुनवाई का अधिकार का समावेश किया गया? तो ये जो सुनवाई का अधिकार है, ये जो सुनवाई का अधिकार है, ये सुनवाई का जो अधिकार आपको किस अनुच्छेद के में समावेश किया गया इसका? तो वो किया गया अनुच्छेद 311 में, ठीक है। कहाँ पे किया गया भाई? अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, ठीक है। भाग 14 है ये। भाग 14 में जो अनुच्छेद 312 है उसमें नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं तभी बनाई जा सकती हैं जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, ठीक है। राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। तो राज्यसभा के दो जो है बहुत ही धमाकेदार विशेषाधिकार हैं, एक अनुच्छेद 239 और 249 और एक 312। तो इन दोनों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जरूर देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है भाई वो है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 315 में। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएफ, आईपीएफ और आईएफएफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 320 में। किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 324 में, और ये आता है आपका भाग 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों की जो है मनोनयन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है भाई? तो वो है इसका वर्णन अनुच्छेद 331 में। अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति होंगी यानी एससी और एसटी, इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा, और इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 338 और 338 ए में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन ये जो है आपका अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है भाई? तो वो आपको याद रखना है अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? तो वो कहा गया है आपका अनुच्छेद 343 में। ये जो भाषा है आपके भाग 17 में दिया गया है, 343 से लेकर के 351 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा का जो विकास है भाई उसके लिए जो निर्देश दिया गया है वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 351 में, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है वो होती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, 352 के अंतर्गत। तो जो आपात होता है, आपात की व्यवस्था भाग 18 में की गई है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में। और जो मेन आपात हैं वो 352 राष्ट्रीय आपात, 356 जो है हम राज्य आपात राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अभी आपको बताया अनुच्छेद
356 के तहत में किया जा सकता है। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में है। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है आपके अनुच्छेद 352 में, क्योंकि जहाँ पर आपका लिखा था आंतरिक विद्रोह, तो आंतरिक विद्रोह को जो है वहाँ पर हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और यहाँ पर जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये जोड़ दिया गया। और एक चीज़ जोड़ दिया गया कि भाई मंत्रिमंडल की लिखित हस्ताक्षर पर, ठीक है, मंत्रिमंडल के लिखित हस्ताक्षर पर ऐसा किया जाएगा। तो 2 चीज़ें जोड़ दी गई और ये 352 में ही कर दी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये संबंधित है भाई प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध जो है यहाँ पर किया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो है किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 368 में, जो कि भाग 20 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत का संविधान जो है उसे संशोधित करने की जो संसद की शक्ति है वो उसको बताता है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, तो वो है अनुच्छेद 356। ठीक है, 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है और वो हुआ है राष्ट्रपति शासन लगाने में। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य पर जो है ऐसे ही अनावश्यक जो है कई बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा चुकी है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, तो वो था 370। फिलहाल अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, किसके, नागालैंड। तो नागालैंड वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये है अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत। ठीक है, 371 में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। वहाँ पे काखा गंगा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो जो नागालैंड है वो 371 का के अंतर्गत आता है। 370 जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। 356 में आपको जो है राष्ट्रपति शासन का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो ऐसी कंडीशन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो इसमें अभी पीछे आपको बताया गया अनुच्छेद 371 में राज्यों को कुछ विशेष दर्जा जो आपको प्रदान किया गया है वो कहाँ पर प्रदान किया गया है, वो 371 में प्रदान किया गया है। 371 जी, जैसे आपको पीछे ही बताया कि 371 में कई सारे हैं, 371 ABCDEFG, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। और ये 371 जी है, ये स्पेशली जो है आपका मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है 371 जी। भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 18 द्वारा। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है भाई, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत यहाँ पर बताया गया है। लेकिन सेना हो गया और शिक्षा हो गया, या फिर कहें विद्या संबंधी, इन दोनों को छोड़ करके बाकी, और यहाँ पर भारत रत्न सरकार द्वारा दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, ये सारे अलंकार आपको इसी के तहत दिए जाएंगे, जो कि 18 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उनके संचालन का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, तो ये की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में ये एक मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यानी कि जो शिक्षा देगा वो किस में देगा भाई, मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान करेगा, और वो आपका बताया गया है अनुच्छेद 350A में, या फिर यूँ कहें हिंदी में तो 350 का में।
भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है और यह है 14 से 18 तक में, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या बताया गया है, समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो इसी को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं भाई, ये विदेश नीति वाला चैप्टर है और ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 51 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व की वह, तो संघ का दायित्व है भाई कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार जो है संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे, या संसद को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में किसी भी सम्मिलित करने या अपवर्जित करने का अधिकार है। तो इसमें जो 355 में व्यवस्था दी गई है, 355 में ये आपका जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से वो क्या करेगा, राज्य की सुरक्षा करेगा, और ये क्या है भाई, ये संघ का दायित्व है, ठीक है। ऐसा करना क्या है, संघ का दायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी, तो वो होता है भाई कौन से अनुच्छेद के तहत जो है उसे अपनी सहमति प्रदान की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चुनाव सुधार, तो एक बार सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के, तो यहाँ पर हम लोग अध्यादेश अगर जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति देखें भाई, तो वो आपको मिलती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और जो राष्ट्रपति सहमति देता है, ठीक है, सहमति जैसे कि वो संसद में पास हो करके आए, उस पर राष्ट्रपति जो सहमति देता है वो अनुच्छेद 111 के तहत देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेम है। अगले क्वेश्चन में हम लोग हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 258 में, इसके बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, तो ये आपको मिलता है अनुच्छेद 24 में। ये आपका मौलिक अधिकार है, बच्चों को खतरनाक कारखाने में काम करने से यहाँ पर रोक लगाया गया है। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करें, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 355 में ये बताया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, अनुच्छेद 3 के अनुसार हमें यहाँ पर देखना है, तो किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, बिल्कुल नहीं। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकेगी, बिल्कुल सही है। और किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, तो इसमें आपको जो है नीचे कूट दिए गए हैं और इसमें जो है आपको सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें जो है आपका 2 सही होगा और 3 सही होगा, ठीक है। इसके बारे में भाग 1 था और भाग 1 में भी आपको पीछे ही सब बता दी गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो वो होती है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 के अंतर्गत। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है भाई, तो वो किया गया है 331 में, आंग्ल भारतीय, ठीक है। हाँ, राज्य विधानसभाओं की बात कर रहा है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 333, ठीक है। ये यहाँ पर संसद है 331 और यहाँ पर विधानसभा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो ये है आपका अनुच्छेद 51। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, तो वो है अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है भाई, तो वो है आपका
अनुच्छेद 360 जो कि है वित्तीय आपात, इसका प्रयोग अभी तो नहीं किया गया है। 317 में उपबंध किया गया है कि यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, को पीछे बताया गया। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो नीति आयोग है ये आपका संवैधानिक जो है वो आयोग नहीं है, ठीक है, इसका वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया है। किसी राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो है अभी हाल ही में बंगाल में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और बंगाल जो है विधान परिषद का गठन करने जा रहा है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है भाई, तो वो किया गया है आपका 335 में, किसमें, अनुच्छेद 335 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे 1 से लेकर 395 तक, वहाँ तक जितने भी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं उन सारे के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।